हेलो दोस्तों, मैं अनीश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एलेंथ कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का लेकर के जो मैंने मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था उसका ये कंप्लीट वीडियो है। अगर किन्हीं को मॉक टेस्ट देना हो तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर ऐड हो सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एवरी नाइट 10 PM पर मैं मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करता हूँ और उसका वो जो सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पर नेक्स्ट डे मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो अगर किन्हीं को इंटरेस्ट हो तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इजी से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, वायरस की खोज किसने किया? सबसे पहला क्वेश्चन है वायरस। वायरस की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो वायरस की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था इवानोवास्की। कौन थे? तो वो थे इवानोवास्की महाराज जी थे। फिर है छोटी कोश, सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है, सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। ये इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस मैंने कल थोड़े ज्यादा लिए थे। फिर है कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला जो मात्रक है वो कैंडेला है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। फिर है मुखौटा कहाँ का लोकनृत्य है? मुखौटा, तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से याद रखता हूँ कि मुखौटा कौन पहन के चलता है? तो जो मुखौटा है वो अरुण पहन के चलता है। कौन पहन के चलता है? जो जो अरुण है वो मुखौटा पहन के चलता है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का संबंध क्या है? तो हम इसको याद रखते हैं कि हेमा मालिनी का जो फेस है वो सभी को मोह लेती है ना, तो इसीलिए इसको मोहिनीअट्टम, हेमा मालिनी का संबंध है मोहिनीअट्टम से। फिर है दास कैपिटल का लेखक कौन है? दास कैपिटल, दास, हमें इसको याद रखना है कि मेरे घर के पास में एक दास बाबू है और दास बाबू किनके घर में रहते हैं? तो वो दास बाबू थोड़े काले टाइप से हैं, तो वो कार्ल मार्क्स है ना। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। फिर है बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं सलीम अली को कहते हैं। किसे कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम। और ये आपको कमेंट करके बताना कि सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है, सलीम अली बर्ड बर्ड सेंचुरी, वो किस स्टेट में, भारत के किस स्टेट में सलीम अली बर्ड सेंचुरी है? ठीक है। फिर है भारत में नियमित जनगणना। भारत में जो सबसे पहले नियमित जनगणना कराने का श्रेय दिया जाता है वो लॉर्ड मेयो को दिया जाता है। और सभी लोग इसमें पता नहीं लॉर्ड रिपन लगा रहे थे। लॉर्ड रिपन नहीं है, वो मेयो है जिन्हें जिन्होंने सबसे पहले नियमित जनगणना कराने का शुरुआत किया था। ठीक है। फिर अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? और आई थिंक हम्म, ये स्टेनोग्राफर में शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है या फिर टाइपिस्ट में, थोड़ा देख लेना। 32,87,263 किलोमीटर है ना। तो ये क्वेश्चन भारत का क्षेत्रफल कितना है? फिर अब भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? तो भारत में आई थिंक सबसे अधिक अगर पूछेगा तो जो सबसे अधिक पूछेगा तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो सांभर हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा? सांभर हो जाएगा, सांभर हो जाएगा। और भारत में सबसे बड़ा खारा, सबसे अधिक नहीं सबसे बड़ा, अगर अगर यहाँ पर सबसे बड़ा हुआ कि सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है, तब आई थिंक मेरे हिसाब से चिल्का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक खारे पानी की रहेगी तो वो सांभर, और सबसे बड़ी तो वो चिल्का। ठीक है। फिर आपातकाल। आपातकाल किस आर्टिकल में? तो आपातकाल आपातकाल है तो 362 में है आपातकाल। पहली बार ईवीएम शब्द का यूज कब हुआ? तो ईवीएम शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले ईवीएम का, इलेक्शन में ईवीएम का उसका यूज सबसे पहले हुआ था 1982 में। यानी आप इसको याद रख सकते हैं कि 1983 में, मुझे हाँ 1983 है, 1983 में इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता, उससे एक साल पहले पहली बार ईवीएम शब्द का यूज किया गया था। ठीक है। फिर है भारत में आकस्मिकता नीति। भारत में जो यहाँ पर है, भारत में आकस्मिकता नीति वो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 में। फिर लोकसभा अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अपना त्याग पत्र, अगर लोकसभा का त्याग पत्र देना है तो वो अपने लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, यानी अपने सहपाठी उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है। फिर है पहली बार जो T20, पहली बार नहीं सॉरी, T20 वर्ल्ड कप, इस बार जो T20 वर्ल्ड कप है वो किस देश ने जीता? तो इस बार T20 अपना भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है ना। तो ये करंट का भी क्वेश्चन था और ये 15 क्वेश्चन खत्म हुआ। फिर है हिंदी। हिंदी में था कि वह खाना खाकर के जाएगा, तो उसको ये शुद्ध हुआ, वह खाना खाकर जाएगा। फिर है वहां अनेकों, तो अनेकों नहीं होता है, ये अनेक होता है, तो ये इसमें गलत है। फिर है एक एक कर सभी मर गए, तो एक एक कर सभी मर गए है ना। तो एक एक कर के सभी मर गए इस तरह से नहीं होता, एक एक कर सभी मर गए, ये ठीक है। फिर है रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर, तो ध्यान से देखना, और रसोई घर में तत्पुरुष समास है। मैं एक ये जो हिंदी ग्रामर है, हिंदी ग्रामर को लेकर के एक कंप्लीट, मतलब पर डे कुछ ना कुछ इसका वीडियो सोच रहा हूँ बनाने के लिए, है ना। लेकिन थोड़ा सा अभी उस पर कुछ काम किया जा रहा है, तो बेसिकली 3 से 4 दिन में मैं हिंदी का जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रामर का चैप्टर है वो उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। तो महापुरुष, महापुरुष में कौन सा समास है? ये है कर्मधारण्य समास। कौन सा समास है? कर्मधारण्य समास है। पूजनीय, पूजनीय कैसे लिखा है? पूजनीय में ये नहीं है,
आधा ज नहीं होता, ये तो थोड़ा गलत है, ये होगा पूजनीय, ऐसे लिखा था। फिर कभी इत्री नहीं होता है, कब इत्री होता है, क्या होता है, कब इत्री होता है। फिर पक्षी, पक्षी का बोलते हैं खग बोलते हैं, बिहग बोलते हैं, खग बिहग, है ना। एक होता है नभ को चरने वाला, तो एक ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो नभ मतलब आकाश, और नभ चर भी बोलते हैं इनको, है ना। खेचर भी बोलते हैं, ये भी मतलब है। तो नभ को चरने वाला खेचर, ये है। फिर है नरक, नरक का पर्यायवाची शब्द है, नरक हो गया, यमपुर, जहन्नुम भी होता है ना, जहन्नुम भी होता है, ये सब इनका नरक का पर्यायवाची शब्द होता है, तो याद रखना। फिर है रसाल, फिर है क्या है रसाल, रसाल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो रसाल को बोलते हैं आम, अतिसौरभ। एक वर्ड होता है अमृत फल, एक होता है अमृत फल, वो अमृत फल भी बोल सकते हैं। और आम, अमृत फल, अतिसौरभ, है ना, ये सब आम के पर्यायवाची शब्द है। जो जानना चाहता है, जो जानना चाहता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु, और जो जीना चाहता है उसे जिजीविषा कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो अल्प जानता है वो है अल्पज्ञ, जो अल्प जानता है वो है अल्पज्ञ। जो केवल दूध पीता है उसे बोलते हैं दुग्धाहारी, जो दूध पीता है उसे दुग्धाहारी। जो शाक खाता है, जो शाक खाता है उसे कहते हैं शाकाहारी, उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। फिर है प्रारंभ से लेकर अंत तक, जो शुरू से और अंत तक जो चला, तो उसे बोलते हैं आधोपांत, उसे क्या बोलते हैं, आधोपांत। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। फिर भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना का मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना, किसी चीज को, यानी मूर्खों को समझाना। इसका एक और भी लिख सकते हैं, मूर्खों को समझाना, मूर्खों को समझाना भी बोल सकते हैं आप इसमें, है ना। मतलब वो समझेगा ही नहीं मूर्ख लोग। फिर है सिर धोना, उसको कुछ भी बोलिएगा और सिर धोने में लगा हुआ है, यानी कहता ना पछताना, उसको बोलते हैं पछताना, सिर धोना, पछताना। कान भरना, कान भरना मतलब चुगली करना, कान भरना किसी चीज को, है ना। एक होता है कान का कच्चा होना, तो कान का कच्चा होना का मतलब आप बताइएगा कि कान का कच्चा क्या होता है। यहाँ है कान भरना, तो कान भरना का मतलब होता है चुगली करना, ठीक है। यहाँ पर है जनरल इंग्लिश, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पता ना बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत भी किया और बहुत सारे लोगों का सही भी हुआ, लेकिन मार्क्स बहुत कम आए हैं इसमें, मतलब 10 आउट ऑफ 6, 7, 5, इस तरह से 2, 0 ऐसे करके भी मार्क्स कुछ कुछ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना कि ये इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले ये जो कि ये कंप्रिहेंशन प्लस ग्रामर का पार्ट होता है, तो इसीलिए मैंने इसमें क्या किया कि देखिए इसमें, ये देखिए प्रीपोजिशन है, यहाँ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, यहाँ वर्ब है, यहाँ भी वर्ब, यानी वर्ब प्रीपोजिशन सभी को मिक्सअप ये है, तो इसीलिए मैंने इसको दिया। पहला क्वेश्चन, पहला है आई वॉन्ट टू अवॉइड वायलेंस, आई वॉन्ट टू अवॉइड वायलेंस, नॉन वायलेंस डैश द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ माई फेथ, इट इज ऑल्सो द आर्टिकल ऑफ माई क्रीड, आर्टिकल ऑफ माई क्रीड, बट आई हैड टू डैश माई चॉइस, आई हैड either to submit a system which I considered dash done irreparable harm to my country, dash incur the risk of the mad fury, dash my people bursting forth when they dash the forth from my lips, I dash that my people have sometimes dash mad, आई एम डीपली सॉरी फॉर इट, है ना। शुरू में जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे पढ़ने से तो हमको समझ में नहीं है, बट प्रैक्टिस करने से, विश्वास कीजिए प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या चीज भरने के लिए आपसे बोल रहा है, ठीक है। और बहुत ईजी पार्ट होता है ये, कहने का मतलब ये मेरे हिसाब से कंप्रीहेंशन का ये और पैरा जंपल बहुत ही ईजी चैप्टर होते हैं, मतलब बेसिक अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो फिर मार्क्स टोटल 100 आउट ऑफ 100 दे सकते हैं ये सब। फिर यहाँ कह रहा क्या कि सर ये पूरा ये कहानी है कि किसी पर्सन के बारे में है, और अब नॉन वायलेंस और नॉन वायलेंस की कहानी है, और जहां तक ये पर्सन के बारे में ये कह रहा है कि जो उसका फेथ है किस चीज में है, नॉन वायलेंस, यानी वो वायलेंस को पसंद नहीं करता और नॉन वायलेंस को पसंद करता है, और उसमें वो काफी डीपली, है ना, काफी डीप विश्वास करता है ना, कंसिडर करता है। इसलिए ओवरऑल इसमें कह सकते हैं कि वो वायलेंस का समर्थक नहीं बल्कि नॉन वायलेंस का समर्थक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आई वॉन्ट टू अवॉइड वायलेंस नॉन वायलेंस द डैश द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ माई फेथ, तो फर्स्ट आर्टिकल क्या था इसमें, तो देखिए यहाँ पर समझिए कि बीइंग तो सबसे पहले क्यों काटी है, बीइंग इसीलिए कटेगा क्योंकि बीइंग का यूज था पैसिव वॉइस में, बीइंग का यूज होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है अगर बताएंगे, वीडियो लेकर आएंगे ग्रामर का, लेकिन यहाँ है सर एक बी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर दो चीज देखिए, चाहे तो सर बाज होगा या फिर ईज होगा, तो चूंकि यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जो यहाँ पर आई वॉन्ट, यहाँ देखिए ये भी प्रेजेंट है, इसके आगे वाला सेंटेंस देखिए यहाँ भी प्रेजेंट है, तो या आगे पीछे भी प्रेजेंट है और आगे भी प्रेजेंट है और बीच में पास्ट हो जाए, ऐसा मतलब पॉसिबल जल्दी होता नहीं है, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बाज भी नहीं होगा और यहाँ पर क्या होगा,
इज होगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, इज होगा। दिमाग लगाना है, थोड़े से दिमाग लगाओगे आपका बन जाएगा। फिर क्या करा, इट इज है, इट इज है, इट इज ऑल्सो द डैश आर्टिकल ऑफ माई क्रीड। और ये क्या है, अगर ऑल्सो का यूज अगर आप ध्यान से देखें तो ऑल्सो क्या होता है, जैसे मैंने दिल्ली गया और आप भी, यानी दोनों अगर सेंटेंस के पहले अगर ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है और बीच में अगर एंड से जोड़ा गया, तो जो ऑल्सो लगा हुआ, अगर क्या लगा हुआ, ऑल्सो लगा हुआ, यानी जो पहले था वही क्या होना चाहिए था, बाद में होना चाहिए। यानी ऑल्सो का ये कंसेप्ट है कि मैंने खाना खाया और तुम भी, है ना, मैंने खाना खा लिया और तुम भी। तो यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि जो ऑल्सो, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया ऑल्सो वर्ड का, उस ऑल्सो के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑल्सो के साथ क्या लगना चाहिए, यहाँ इसके पहले लगा हुआ सर द फर्स्ट, है ना, नॉन वायलेंस क्या है उसका सबसे फर्स्ट पीरियड है, और यहाँ ऑल्सो लगा हुआ, यानी फर्स्ट है तो फर्स्ट से और यहाँ ऑल्सो, यानी दोनों आपस में क्या कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, दोनों आपस में एक ही कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि सर यहाँ जब ये एक्चुअली में देखिएगा तो ये द है आर्टिकल, और द आर्टिकल किसके लिए हुआ, ये हुआ द एक आर्टिकल है जो इसके लिए जो है ये नाउन नाउन है, इस आर्टिकल मत समझिएगा, ये नाउन क्या है, नाउन है। तो नाउन के चल लिए आर्टिकल का यूज किया जाता है, तो आर्टिकल यहाँ द का यूज किया गया। और जो फर्स्ट है वो एडजेक्टिव है, और फर्स्ट ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव नंबर आते हैं, तो उस बेस पर भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट है। तो उतना हम लोग को देखना नहीं है, हम लोग सिंपल देखेंगे कि सर यहाँ ऑल्सो का जिक्र किया गया और इसके पहले चूंकि फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, कुछ इस तरह के नंबर दिए गए, तो क्या उसका कुछ जिक्र है, तो यहाँ कॉमन है, सिंपल है, यूनिक है, ये सब को सर हटाइए, सब को क्या हटाइए और सिंपल कीजिए, क्या होगा इसका सर, लास्ट होगा। बस थोड़े से कॉमन सेंस लगाने हैं। फिर कह रहा बट, बट का एक कंसेप्ट होता है, बट का क्या कंसेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट के बारे में हम इतना बताना चाहेंगे कि बट जो जैसे बट है, ठीक है, और बट से एक सेंटेंस पहले और एक सेंटेंस बाद है, अगर बट के पहले पॉजिटिव सेंटेंस, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर बट के पहले नेगेटिव सेंटेंस है तो बट के बाद पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, इतना थोड़ा ध्यान रखना है। यानी बट ये, जैसे मैंने खाना खा लिया लेकिन तुम, तो नहीं बोलना पड़ेगा, वहां क्या बोलना पड़ेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि बट अपने साथ ऐसे ही सेंटेंस लेता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेता है अपने साथ। तो चूंकि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर है क्या कि बट आई हैड टू माई चॉइस। अभी देखिए ये चॉइस किस चीज के बारे में, आई किसके लिए बात हुआ है, जो शुरू से आई बात किसी उस पर्सन के लिए आ रहा है जो क्या है, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते आ रहा है। तो बट आई हैड टू चॉइस, लेकिन ये क्या है, उसका चॉइस है, वो ये क्या था, उसका। अब यहाँ देखिए हैड टू लगा हुआ, हैड टू का मतलब क्या होता है, अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज समझिए। एक है हैव टू का मतलब होता है, ये दिखाता है हैबिट, ये क्या दिखाता है, हैबिट। लेकिन ये हैबिट दिखाता है प्रेजेंट का, ये हैबिट किस चीज का दिखाता है, तो ये हैबिट दिखाता है प्रेजेंट का। लेकिन हैव का पास्ट होता है हैड, हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। और जब हैड के साथ टू लगाते हैं तो ये हैबिट तो दिखाता है लेकिन प्रेजेंट का नहीं बल्कि पास्ट का दिखाता है, क्या था, पास्ट का दिखाता है। तो इसी चीज को यहाँ पर दे रहा है क्या कि आई, बट आई हैड टू माई चॉइस, लेकिन इसका कैसा, कौन, कब का चॉइस है, प्रेजेंट का चॉइस है कि पास्ट का चॉइस था, तो आज का चॉइस नहीं, इसका पहले का चॉइस था। कौन सा चॉइस, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ माई फेथ, यानी इसका सबसे पहला विश्वास करने में सबसे पहला जो विश्वास हुआ था वो किस चीज में हुआ था, नॉन वायलेंस में। और ये इसका आज का नहीं बल्कि बहुत पहले का है, आई हैड टू, यही बता रहा है। तो उस हिसाब से देखिए आप, चूंकि यहाँ चॉइस तो है और किस चीज का, उसका ये चॉइस किस चीज के लेकर के है, उसका है नॉन वायलेंस को लेकर के, किस चीज को लेकर के, नॉन वायलेंस को लेकर के। तो जब नॉन वायलेंस को लेकर के बात हो रहा तो यहाँ पर ये डूक नहीं होगा, नॉन वायलेंस के लेकर के प्रिपेयर नहीं करेगा, नॉन वायलेंस को कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि होता है मेक माई चॉइस, क्या होता है, मेक माई चॉइस होता है, ठीक है। तो ये एक होता है अगर आपका चॉइस कुछ है तो उसके साथ मेक वर्ब का यूज किया जाता है, ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, मेक माई चॉइस होगा। फिर कह रहा आई हैड ईदर टू सबमिट, अगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, आई के साथ लगाया हैड जो कि हैव का पास्ट है। अभी हम बताएं कि हैव का क्या है, पास्ट, यानी यहाँ से थोड़ा पास्ट सेंटेंस अब जा रहा है। क्यों पास्ट क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि इसका फर्स्ट फेथ के बारे में बताया जा रहा है, फर्स्ट फेथ के बारे में बताया जा रहा है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग का भी पहला फेथ, पहला प्यार कहीं ना कहीं बहुत पास्ट का होगा, तो इसी चीज को अब ये देखिए पूरा सेंटेंस ही अब यहाँ से पास्ट में लेकर के जा रहा है, यानी पहला उसका विश्वास है नॉन वायलेंस को लेकर के, उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, इसलिए पास्ट हो गया सेंटेंस यहाँ। ऊपर था प्रेजेंट का, क्योंकि वो अभी बता रहा है, लेकिन अब यह बता रहा है उसका कहानी की कहाँ शुरू हुआ, किस चीज कहाँ से इस चीज को शुरुआत किया गया। तो यहाँ पर देखिए आई हैड इधर टू सबमिट, आई हैड इधर, इधर का प्रयोग होता है कहाँ, इधर का प्रयोग होता है दो पर्सन के बीच में। थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक था इधर, इधर
और एक होता है नीदर या नाइदर, जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हो। तो इधर भी होता है दो के लिए और नीदर भी होता है दो के लिए, लेकिन ये दोनों में से कोई एक के लिए होगा, चाहे तो राम या श्याम। मतलब अगर आपके पास कोई गाड़ी से आप जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए और गाड़ी में एक सीट बचा हुआ है और पर्सन दो हैं, राम और श्याम, तो आप बोलिएगा कि चाहे तो राम जाएगा या तो श्याम, यानी कोई एक पर्सन तो जाएगा ही जाएगा, तो वो हो गया इधर। लेकिन अगर गाड़ी में मतलब पूरा सीट खाली है और राम और श्याम दोनों आ गया, तो क्या बोलिएगा, नीदर, यानी दोनों में से कोई नहीं जाएगा, दोनों में से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अब सीट ही खाली नहीं है। बस यही दोनों का कंसेप्ट है। तो यहाँ आई हैड ईदर टू सबमिट, यानी दोनों में से किसी एक चीज को सबमिट करने की बात करें। क्या आई हैड टू ईदर टू सबमिट डैश एस सिस्टम, किस चीज, क्या, कौन सा सिस्टम, ऑप्शन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ओवर सिस्टम इन सिस्टम अगेंस्ट ए सिस्टम, सबमिट सबमिट अगेंस्ट अ सिस्टम। देखिए सबमिट टू सिस्टम, कैसे सबमिट टू सिस्टम, किसी चीज को लेकर के किसी चीज में सबमिट करने के लिए ये आता है टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, देखिए अगेंस्ट तो ऐसे ही, मतलब अगेंस्ट, इन, ओवर, ये सब तो अगर आप सेंटेंस भी पढ़ते तो आपको पता लग जाता कि जैसे लिखा हुआ आई हैड ईदर टू सबमिट ओवर ए सिस्टम, नहीं इन अ सिस्टम, अगेंस्ट अ सिस्टम, टू अ सिस्टम। देखिए बोलने में ही थोड़ा सा ये रिदम टाइप से बन गया, तो टू अ सिस्टम। हालांकि इस तरह के रिदम से इंग्लिश नहीं सीखा जाता और नहीं पढ़ा जाता, लेकिन फिर भी मतलब जब काम ना करे तो इस तरह के काम किया जा सकता है ना। फिर है विच आई कंसिडर, और ये विच का यूज किसके लिए किया गया, विच का यूज किया गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच, दैट। और ये विच का यूज किया गया इस सिस्टम के लिए, किसके लिए किया गया, ये जो विच है, इस विच का यूज किया गया है सिस्टम के लिए। और सिस्टम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सॉरी विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और इस विच का यूज किया गया है किसके लिए, सिस्टम के लिए। अब यहाँ पर देखिए आई कंसिडर्ड, ये देखिए यहाँ आई एक सब्जेक्ट भी है, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, और कंसिडर्ड क्या हो गया, कंसिडर्ड हो गया V2, यानी पास्ट टेंस, यानी फिर यहाँ पास्ट में। तो इस सेंटेंस को अगर ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। जैसे देखो आई हैड ईदर टू सबमिट टू अ सिस्टम विच आई कंसिडर्ड। तो सर विच आई कंसिडर्ड, क्या चीज कंसिडर करने की बात किया जा रहा है, वो सिस्टम है क्या, तो वो सिस्टम है नॉन वायलेंस का। वो सिस्टम किस चीज का, वो सिस्टम है नॉन वायलेंस का। तो विच आई कंसिडर्ड, क्या कंसिडर किया, डैश डन इरेपैरेबल हार्म टू माई कंट्री। इरेपैरेबल का मतलब होता है ऐसा हानि जिसको चुकाया नहीं जा सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, ऐसा गलती, ऐसा हानि, है ना, जिसको कहने का मतलब मेकअप नहीं किया जा सकता। तो वही कह रहा है विच आई कंसिडर्ड, ये जो आदमी बोल रहा है कि जो वो सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, विच आई कंसिडर डैश डन इरेपैरेबल हार्म टू माई कंट्री, जो किसी मतलब जो मेरे कंट्री के लिए किया गया है ना। तो उसके लिए ऑप्शन जरा देख ले, तो ऑप्शन क्या है, देखो अब यहाँ जो किया गया, तो नॉर तो सबसे पहले ही कैंसिल हो गया, नॉर क्या हो गया, नॉर तो सबसे पहले ही, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पर भरना है वो है। देखो यहाँ पर भरना, तो यहाँ पर चूंकि देखिए इज का पहले तो प्रयोग नहीं होगा, इज का पहले प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर इज के बाद डन, इज के बाद डन यानी पैसिव वॉइस आता है, पैसिव वॉइस आ सकता है। अगर आप समझ लीजिए कि इज हो गया, एम, आर, इसके बाद आना चाहिए V4, आना चाहिए क्या, वर्ब आएगा तो V4, लेकिन V4 नहीं आ गया, अगर कहीं V3 आ गया तो वो बना देता है पैसिव, वो क्या बना देता है, पैसिव बना देता है। तो यहाँ पर पैसिव की जरूरत नहीं, क्योंकि आई कंसिडर्ड है ना, अब विच आई कंसिडर्ड, यहाँ कंसिडर किसी के द्वारा नहीं किया गया, वो कंसिडर करने वाला पर्सन खुद ही है, यानी करने वाला सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर पैसिव का कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इज तो होगा नहीं और बाज भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का, दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर चाहे तो हैड होगा या फिर क्या होगा, हैज होगा। अब यहाँ पर देखिए जो इरेपैरेबल वर्ड है यही, क्योंकि यहाँ हैड भी हो सकता है, क्योंकि हैड के बाद भी V3 आता है और हैज के बाद भी V3 आता है, दोनों के बाद V3 आता है। लेकिन सर यहाँ पर हैड और हैज में होगा क्या, तो इस चीज को समझिए कि एक ऐसा जो सिस्टम है विच आई कंसिडर, जो कंसिडर किया गया, डन इरेपैरेबल हार्म टू माई कंट्री, एक ऐसा मतलब हार्म है जिसको कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं किया जा सकता, न कल आप ऐसा कोई गलती करें जिसका न तो कल क्षतिपूर्ति किया जा सकता और ना ही आज क्षतिपूर्ति किया जा सकता, यानी ये पास्ट में भी वैलिड था और प्रेजेंट में भी वैलिड है। तो ऐसा कोई टेंस बनाइए जो पास्ट में भी वैलिड रहे और प्रेजेंट में भी वैलिड रहे, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। इसके लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का, जो पास्ट में भी वैलिड है और प्रेजेंट में भी वैलिड है, इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है, ना कि पास्ट का। क्योंकि अगर पास्ट का यूज करेंगे तो सिर्फ पास्ट के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन यहाँ क्या करा, इरेपैरेबल हार्म है, ऐसा हम जो कभी नहीं उसको सुधारा जा सकता, ना पास्ट में ना अभी, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए हैड का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टेंस चाहिए था प्रेजेंट का, तो यहाँ पर हैज का यूज किया गया। आई थिंक मेरे हिसाब से समझ गए। फिर है टू द माई कंट्री,
टू माई कंट्री एंकर द रिस्क ऑफ द मैड फ्यूरी, और इसके बाद जो मेरा जो इरेपेरेबल हम, उसके बाद जो रिस्क ऑफ द मैड फ्यूरी, ये क्या हो गया, सभी लोग माई पीपल वास्टिंग फोर्थ वेन दे ट्रूथ माई लिप्स, है ना, फिर लोग क्या हो गए, पागल हो गए, है ना। तो माई कंट्री और या इनकर द रिस्क ऑफ द मैड फ्यूरी, फिर क्या हो गया सेवन में, ऑफ माई पीपल बस्टिंग फोर्थ, किसके, यहाँ पर बोलिए जो माई पीपल है, माई पीपल बस्टिंग फोर्थ, तो किस चीज के लिए, किसके, तो मैड फ्यूरी, यहाँ पर एक चीज समझ के देखिएगा, मैड फ्यूरी यहाँ क्या है, मैड है और फ्यूरी है, ये वर्ड और ये वर्ड, आखिर मैड फ्यूरी, पागल कौन हो गया, तो लोग हो गया ना, पागल कौन हुआ, लोग हो गए। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना है, इन दोनों के बीच में क्या दिखाना है, रिलेशन, क्या, आखिर पागल, मैड फ्यूरी, मतलब पागल की तरह, मतलब जो इतना उग्र हो गया वो हुए कौन, तो पीपल हो गया, कौन हो गया, पीपल हो गया। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन को दिखाना है, तो जब इन दोनों के बीच में रिलेशन को दिखाना है तो उसके लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, तो वो रिलेशन कौन रहेगा, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, ना इन होगा, ना बाई होगा, ना बीथ होगा, बात समझिए। यहाँ मैड फ्यूरी वर्ड है और यहाँ माई पीपल है, तो माई पीपल जो लोग हैं वो वस्ट हो गए, वस्ट क्यों हो गए, वो पागल क्यों हो गए, क्योंकि वो इस तरह के घटना, इरेपेरेबल हार्म टू माई कंट्री, इस तरह के घटना, है ना, ये जो आगे चल के यहाँ पे लिखा गया, जो ट्रूथ फ्रॉम माई लिप्स, जिसके मुंह के द्वारा जैसे, और जो इसके होठों से जो ये सच्चाई सुनेंगे, इसके कारण ऐसा हो जाएगा, तो मैड फ्यूरी माई पीपल, है ना, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना, आज चूंकि प्रीपोजिशन किसी वर्ड का रिलेशन को दिखाता है, सेंटेंस के रिलेशन को नहीं, क्योंकि सेंटेंस के रिलेशन को दिखाने के लिए कंजक्शन आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया, ठीक है। फिर है वेन दे डैश द ट्रूथ फ्रॉम माई लिप्स, तो मेरे ये तो सिंपल था कि वो क्या करेंगे, वो लिसन करेंगे, गेट करेंगे, अंडरस्टूड करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे, देखिए वो मेरे सुनेंगे, जब वो ऐसा मेरे होठों से मेरे बात, मेरे मुंह से तरफ इस तरह की बात सुनेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, पीपल वस्ट हो जाएंगे, मैड हो जाएंगे, है ना, ये इस तरह की कहानी हो जाएगा, तो लिसन शब्द का प्रयोग किया गया। आई डैश दैट माई पीपल हैव समटाइम्स, आई डैश, मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर देखिए हैव चुना, तो देखिए आई के साथ तो नोज नहीं होगा, क्योंकि देखिए पहले भी बता दिए कि जब नाउन वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, तो ये है सिंगुलर वर्ब, आ चूंकि यहाँ है सब्जेक्ट है प्लूरल, है ना, तो यहाँ नोज नहीं बल्कि नो, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। न्यू हो सकता है क्योंकि पास्ट का, नोन कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट भी थ्री नहीं आता है, वो चाहे तो पैसिव में आएगा या परफेक्ट में आएगा, तो यहाँ कोई ना परफेक्ट बनने के लिए कोई एक्जुलरी वर्ब भी नहीं है, आज मेन वर्ब के रूप में डायरेक्ट भी थ्री सब्जेक्ट के बाद नहीं आता है, तो नोन भी नहीं होगा, ठीक है। फिर अच्छा या तो नो या फिर न्यू आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ऐसा सुनेंगे, डैश आई डैश दैट माई पीपल हैव समटाइम्स मैड, आई एम, देखिए देखिए यहाँ भी प्रेजेंट में, यहाँ भी प्रेजेंट में था, जो दोनों प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट टेंस का यूज कीजिए, किसका यूज कीजिए, प्रेजेंट टेंस का, नो का, बल्कि न्यू का नहीं होगा, ठीक है। समटाइम्स डैश मैड, समटाइम्स क्या हो जाएगा, पागल हो जाएंगे, गोइंग, तो यहाँ पर देखिए गोइंग नहीं होगा क्योंकि गोइंग आने के लिए ईजमार आना चाहिए था, बाज प्यार आना चाहिए, यानी डायरेक्ट भी फॉर सब्जेक्ट के बाद नहीं आते हैं। गोज नहीं आएंगे क्योंकि सब्जेक्ट ही इसका सिंगुलर नहीं है। वेंट और गोन, तो यहाँ पर समझिएगा कि जब किसी चीज को पागल हो जाना, इस तरह की घटना जब आती है, मतलब किसी चीज को क्रेज हो जाना, क्रेज की तरह काम करना, तो उसके लिए बेंट शब्द का नहीं बल्कि गोन शब्द का यूज होता है, क्या होता है, गोन शब्द का यूज होता है। तो आई थिंक इतना ये डिटेल एनालिसिस था, आई थिंक आप लोग सुन के अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट कर देना भैया अच्छा लगा आपका सोल्यूशन, ठीक है। फिर है, सॉरी, हाँ फिर है, यहाँ पर था एक प्रधान अध्यापक को लेटर लिखना था, प्रधान अध्यापक को खराब पानी की व्यवस्था के लिए, तो आज मैंने देखिए ये ऐसे लिखना है, इतना पहले आपको ये लिखना एक फॉर्मेट में, फिर इसके बाद ये स्पेस देना, फिर यहाँ पर लिखना, कितना लिख देते हैं, 16/5/2025, अरे भाई इस तरह के नहीं लिखिए, हम कितना बार एक ही चीज को बोल रहे हैं, इस तरह के मत लिखिए, कहीं भी आप एनसीईआरटी के बुक जाके देखिए और एनसीईआरटी के बुक में जाके देखिए, इस तरह के नहीं लिखा रहता, बात समझिए, इस तरह के फॉर्मेट लिखिए, फॉर्मेट आपको लिखना है क्योंकि आप एक ऑथोरिटी को फॉर्म लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, आप एक ऑथोरिटी को फॉर्म, मतलब लेटर लिख रहे हैं, इस तरह के फॉर्म नहीं लिखना, और इन दोनों के बीच में गैप देना, कितना है कि तुम यहाँ दोनों सटा देगा, फिर ये दोनों सटा देगा, इतना देखो ये अगर 5 मार्क्स का है ना, तो जिसका अगर फॉर्मेट ही गलत हुआ, तो इतना तय मान लो कि तुमको 1.5 अगर दे दे रहा है तो बहुत ज्यादा दे देगा, तुम्हारा 1 से भी नीचे मार्क्स लेकर आएगा, 1 बहुत है, जिसका फॉर्मेट अगर गलत हुआ, बात समझो। अब फॉर्मेट अगर सही है, अब बीच में अगर कुछ तुम गलत भी लिखो तभी तुमको मार्क मिलेगा, लेकिन फॉर्मेट अच्छे से लिखना। फिर है पानी पीने के संबंध, व्यवस्था के संबंध में, फिर मैंने लिखा देखो इन दोनों के बीच में, फिर मैंने थोड़ा सा एक गैप रखा, इसको गैप रखना, फिर लिखना महोदय, क्या है महोदय,
सविनय निवेदन है कि मेरा नाम यार अलावा यहाँ कुछ अपना नाम उस वहाँ अपना पेपर में कितना नाम लिख देता है। पेपर में नाम नहीं लिखना है। पेपर में इसी तरह कि यार अलावा काका का कुछ नाम लिखना है। चूंकि मैं काका का यहाँ स्कूल का नाम लिखा इसलिए यहाँ पर यार अलावा लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं इस विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। इस विद्यालय में लगभग 1000 छात्र अध्ययन करते हैं। इतने छात्रों के पीने के पानी की व्यवस्था के रूप, देखिए रूप गलत है, रूप में मात्र 3 नल लगी है, जिससे हर रोज यहाँ भीड़ लगी रहती है। यहाँ अक्सर छात्रों को धक्का मुक्की करते हुए देखा जा सकता है। बीते दिन ही एक उच्च कक्षा के छात्र ने निम्न कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को धक्का दे दिया गया, है ना, दे दिया गया, कौमा, जिससे उस छात्र के सिर पर गहरी चोट आ गई और उसे जल्द ही अस्पताल में ले जाना पड़ा, जल्द ही अस्पताल में ले जाना पड़ा। फिर अतः आपसे प्रार्थना है कि छात्रों की समस्या को ध्यान में रखते हुए नई टंकी तथा नलों की संख्या बढ़ोतरी करने का कष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद के बाद थोड़ा सा गैप, आपका आज्ञाकारी CCR अलावा का चिन्ह ये लिखना, ऐसे फॉर्मेट लिखना। फॉर्मेट अगर आपका सही रहेगा तो 2.5 से 3 मार्क्स आप इजीली ले आओगे। अगर फॉर्मेट का ही गलत हो गया तो 1.5 से ज्यादा सोचना भी नहीं, ठीक है। फिर है परंपरा, आवश्यकता या मजबूरी। ये बहुत लोगों ने बहुत ही घटिया लिखा था, लेकिन मेरे जो एक छात्र थे, मतलब छात्र नहीं है मेरे, सॉरी वो मेरे छात्र नहीं है, फ्रेंड है ना, तो वो कहने का मतलब वो इतना बेहतरीन लिखे थे कि बाकी उनसे मतलब बहुत अच्छा वो लिखे थे परंपरा, आवश्यकता या मजबूरी पे। तो मैं ये जो है वो मेरे द्वारा लिखा गया है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, या फिर मैं उनका भी बेसिकली बहुत अच्छा लिखा हुआ था, लेकिन ये मेरा थॉट था। आप इस पर लिख सकते हैं। परंपरा पर लिखना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मेरा लिखते समय ये सोच था, आपका लिखते समय कुछ और भी सोच हो सकता है ना। तो इसको 1-2 बार देख लेना। अगर आप इसको लिख पाते हो तो ठीक है, और नहीं तो जो भी आप अपने मन से लिखो वो सबसे बेस्ट माना जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखे, किसी भी समाज में एक लंबे समय से चली आ रही रीति रिवाज, बोली जाने वाली भाषा, रहने का तरीका इत्यादि, ये सभी कहीं ना कहीं परंपरा की देन है। बात भी तो सही है ना। जो हम लोग रीति रिवाज, जो हम लोग आज के युग में जो भी काम करते हैं वो सभी परंपरा के आधार पर ही करते हैं। चाहे पूजा करना हो, पाठ करना हो, शादी विवाह कुछ भी करना हो। जो बोली जाने वाली भाषा है, जो हम लोग का एक लोकल लैंग्वेज है ना। हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। कितना लोग है तो जो आदिवासी जो है उनका भाषा हम लोग नहीं बोल पाते हैं, हम लोग का भाषा वो नहीं बोल पाते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये एक परंपरा का ही पार्ट है कि हम लोग जहाँ आपस में तालमेल बना कर रहते हैं, वहां पर जो रहता है रहने का तरीका है ना, हम लोग का जो रहने का तरीका है, हम लोग जहाँ इंडिया में रहते हैं वहां पर कुछ अजीब टाइप से ड्रेस नहीं पहने, मतलब वो अच्छा नहीं माना जाता, उसको पहनने के लिए हम लोग लाइक भी नहीं करते हैं। बहुत सारे है ना, जिनको पहनना रहता है वो खुद नहीं उसको लाइक करते हैं, है ना, फॉरेनर की तरह। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, परंपरा है, क्या है, परंपरा ही है। ये सभी कहीं ना कहीं परंपरा की देन है। सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए लिखित साक्ष्यों से ज्यादा मौखिक साक्ष्यों की महत्वता होती है। हाँ, परंपरा में लिखित का महत्व नहीं है, मौखिक ज्यादा मायने रखता है कि क्या लोग बोला है और कहाँ मतलब बोलता है ना कि ये वो मेरे दादा ऐसे बोलते थे, उसके दादा इतने बोलते वैसे बोलते थे, इसलिए हम लोग वो काम कर रहे हैं। तो मौखिकता की यहाँ ज्यादा प्रधानता है। ये सब परंपरा के दिन है। परंपरा हमारे जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ढंग से प्रभावित करता है, तथा हमारे जीवन को प्रकाश में मार्ग प्रदर्शित करने में मदद करता है। प्रकाश में मार्ग भी प्रदर्शित करता है ना। यानी अगर आप परंपरा के बेस पर चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि कहने का मतलब आप अंधकार में रहेंगे, क्योंकि मेरा हम लोग का जो परंपरा है वो बेसिकली बहुत ही यूनिक टाइप से थोड़ा सा बनाया गया। हमारे समाज में एक होकर रहना, दूसरों के दुख में साथी बनना, खुशी में साथ मिलकर जश्न मनाना, ये सभी कार्य वो मनुष्य भी करता है जिसने कभी विद्यालय गया ही नहीं। बाकी से बिल्कुल सही है। उसको ये नॉलेज कहाँ आ रहा है कि इस तरह ये इसको क्या बोलते हैं, लोकाचारी जिसको बोलते हैं। तो ये तो स्कूल वो जाता ही नहीं पर्सन, फिर भी जान जाता है कैसे। तो आखिरकार ये गुण उसमें कहाँ से विकसित हुआ। तो फिर आप पाएंगे कि ये गुण वो लिखित नहीं बल्कि अपने परिजनों के मौखिक रूप में सुना था, जो एक परंपरा का हिस्सा। और यही सब परंपरा, परंपरा क्या है, हम लोग का एक ही परंपरा है कि हम लोग अपने आसपास के लोग रहने वाले जो रहते हैं उनका मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और ये हम लोग अपने बड़े हिस्से पुरजनों से, है ना, देखते आए हैं, सुनते आए हैं, इसीलिए हम लोग भी ऐसा करते हैं, है ना। लेकिन कुछ परंपरा ऐसी भी है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान में उसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि यह हमारी आवश्यकता नहीं बल्कि मजबूरी बनकर बैठी गई है। जैसे बलि प्रथा पहले चलता था, लेकिन आज हम लोग के लिए ये ठीक नहीं है, और इसको हम लोग बदलने की बात करते हैं। बाल बाल विवाह, है ना, इत्यादि। परिवार में अलगाववाद, आज हर कोई जो परिवार में न्यूक्लियर फैमिली होने के चक्कर में अलगाववाद जो होता है, ये जो मानसिकता है, ये भी कहीं ना कहीं जो परिवार का परंपरा है उसको निभाने में आवश्यकता नहीं बल्कि मजबूरी से बनकर बैठ जाता है ना। तो ये जो मेरा थॉट है, आई थिंक आप इससे अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन मेरा जो थॉट है जो मैंने अपना यहाँ पर दिया है, और आई थिंक आपका जो वीडियो सॉल्यूशन देखकर अच्छा लगा तो कमेंट कर देना कि अच्छा था। और
बेसिकली इंग्लिश का जो सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से करना था, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।